नमस्कार, स्वागत है फिर से सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा प्रकरण पूरा कर लिया था। हम लघु सिद्धांत कौमुदीम से अपने टॉपिक ले रहे हैं। आज बारी आती है संधि की। आज से हम संधि शुरू करेंगे। देखते हैं संधि होती क्या है। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ है मेल, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ यह बनता है कि किसके मेल से संधि होती है, अर्थात संधि का अर्थ क्या है। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। पिछली वीडियो में हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णों को जान चुके हैं, प्रत्याहार बनाने सीख चुके हैं। अब उन वर्णों के माध्यम से ही हम संधि करना सीखेंगे। अब संधि में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, यह जानना अति आवश्यक है। देखिए, संधि शब्द में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। ठीक है, सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग धातु प्रत्यय हम आगे पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं। इस प्रकार से तो उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। यह क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि संधि में उपसर्ग कौन सा है, या संधि में प्रत्यय कौन सा है, या फिर संधि में धातु कौन सी है। ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो सम उपसर्ग, धा धातु, की प्रत्यय है। एक चीज और, संधि शब्द पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसकलिंग में है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधि जो है, शब्द जो है वो पुल्लिंग में है। संधि शब्द किस में है, पुल्लिंग में। क्वेश्चन आता है कि संधि कौन से लिंग में है, पुल्लिंग में। क्यों? क्योंकि जो की प्रत्यांत शब्द होते हैं, की प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। जिनके अंत में की प्रत्यांत होता है, की प्रत्यय होता है, या की प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वे हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि शब्द पुल्लिंग में हुआ। संधि में परिवर्तन। अब क्वेश्चन यहाँ यह बनता है कि संधि में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। तो संधि में परिवर्तन 4 प्रकार से होता है। कैसे? नंबर 1 आगम, नंबर 2 आदेश, नंबर 3 द्वित्व और नंबर 4 पे है लोप। ठीक है, जब भी हम संधि करते हैं अर्थात वर्णों को मिलाते हैं तो उनमें 4 प्रकार से परिवर्तन होता है। वो 4 प्रकार से वह शब्द चेंज हो जाता है। कैसे कैसे? आगम में क्या होता है, आगम का अर्थ होता है आना। ठीक है, आगम का अर्थ होता है आना। जब दो वर्णों को मिलाते हैं तो उनसे एक नया वर्ण आना आगम कहलाता है। ठीक है, दो वर्णों को मिला के एक नया वर्ण आना आगम कहलाता है। नंबर 2 आदेश। आदेश अर्थात जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो एक नया वर्ण आ जाता है, उसे आदेश कहते हैं। आदेश अर्थात सूत्रों के माध्यम से कुछ नया वर्ण संधि में, संधि करते वक्त आना आदेश कहलाता है। उसके बाद द्वित्व। द्वित्व का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ना। ठीक है, युग्म अर्थात जोड़ना। तो जब वर्णों के मेल को हम जोड़ते हैं तो वह एक युग्म बन जाता है, एक जोड़ा बन जाता है। तो वह क्या होता है, द्वित्व कहलाता है। इस प्रकार नंबर 4 पे है लोप। लोप का भी आपको सबको पता है कि लोप क्या होता है, अर्थात वहां पर खत्म हो जाना। लोप क्या हो जाता है, खत्म हो जाना। तो इस प्रकार से जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं, कई बार हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो वहां पर वर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात उस वर्ण को खत्म कर दिया जाता है, या फिर वह वर्ण बोलने में
नहीं आता तो वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस प्रकार से संधि में 4 प्रकार से परिवर्तन होते हैं, आगम, आदेश, द्वित्व और लोप। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में संहिता सूत्र पढ़ा था। संधि पढ़ने से पहले हमें संहिता सूत्र पढ़ना अति आवश्यक है। क्वेश्चन यहाँ यह भी बनता है कि संधि पढ़ने से पहले हमें कौन सा सूत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा सूत्र पढ़ना अति आवश्यक है, तो संहिता सूत्र। कौन सा सूत्र था वो, परः सन्निकर्षः संहिता। कौन सा सूत्र था, परः सन्निकर्षः संहिता, यह सूत्र था। ठीक है, तो परः का मतलब क्या है, एक दूसरे के। ठीक है, एक दूसरा, परः का मतलब है एक दूसरा। सन्निकर्ष है अत्यधिक निकटता। ठीक है, अत्यधिक निकटता। और संहिता का मतलब क्या है, संहिता का मतलब है इकट्ठा हो जाना। ठीक है, संहिता का मतलब है इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा होना। ठीक है, इस प्रकार से तो संधि में भी क्या चीज है, वर्णों का इकट्ठा हो जाना संधि कहलाता है। तो इस सूत्र के माध्यम से हमें संधि को क्लियर करना आसान हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि इस सूत्र को जानना अति आवश्यक है संधि समझने से पहले, जो कि हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। अब एक श्लोक दिया हुआ है, श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया है कि संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गीय हो, नित्या समासे वाक्येषु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक है, तो कैसे हम इस टेबल के माध्यम से इस श्लोक को समझते हैं। देखिए, संहिता, संहिता कहाँ कहाँ होती है, इस श्लोक में यह बताया गया है कि संहिता कहाँ कहाँ होती है। संहिता कहाँ कहाँ होती है, संहिता एक पद में होती है, संहिता धातु उपसर्ग में होती है, संहिता समास में होती है, और संहिता कहाँ होती है, वाक्य में होती है। देखिए, संहिता एक पदे नित्या, संहिता एक पद में, और नित्या, नित्या का क्या मतलब है, हमेशा, यानी कि पद में, एक पद में हमेशा संधि होती है, एक पद में हमेशा संधि होती है, वह नित्या है, हमेशा होगी उसमें। नित्या धातु उपसर्गीय हो, और धातु और उपसर्ग में भी नित्या संधि होगी, इसमें भी क्या होगी, नित्या संधि होगी धातु और उपसर्ग में। फिर है समास में, समास में भी नित्या होगी, नित्या समासे, समास में भी नित्या होगी। उसके बाद वाक्येषु सा विवक्षाम अपेक्षते, अपेक्षते, अपेक्षते यानी कि जहां पर अपेक्षा होती है, जहां पर इच्छा होती है, जहां पर जरूरत होती है, तो वाक्य में नित्या संधि नहीं होगी। जहां पर वैकल्पिक या इच्छा, या तो वैकल्पिक होगी, विकल्प से होगी, या फिर इच्छा से होगी, हमेशा वाक्य में संधि नहीं होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि एक पद में संहिता कैसी होती है, नित्या या वैकल्पिक, धातु उपसर्ग में नित्या या वैकल्पिक, समास में नित्या या वैकल्पिक, वाक्य में वैकल्पिक या ऐच्छिक। क्वेश्चन यहाँ यह भी बनता है कि यह क्वेश्चन आया भी हुआ है कि आपको ये वाली लाइन दे दी जाएगी, संहिता एक पदे डैश, आपको नित्या या वैकल्पिक इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको नित्या लिखना है, या फिर नित्या धातु, आगे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से ये श्लोक भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण, जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की विधि निर्धारित की गई है। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की विधि निर्धारित की गई है। कौन कौन सी, वर्ण विधि, पद विधि, वाक्य विधि। ठीक है, वर्ण विधि, पद विधि, वाक्य विधि। सबसे पहले वर्ण आता है,
फिर पद आता है और फिर आता है वाक्य, वर्ण पद और वाक्य। अब देखिए कि वर्ण विधि में क्या होता है, संधि होती है, हमने ऊपर जाना था, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, समझ आई। तो वर्ण विधि में क्या होती है, संधि होती है। पद विधि में क्या होता है, समास होता है। वाक्य विधि में कारक। हम अभी के लिए संधि पढ़ेंगे, समास और कारक आगे जाके पढ़ेंगे। तो वर्ण विधि में संधि होती। क्वेश्चन यहाँ यह भी बनता है कि संस्कृत व्याकरण में कितनी प्रकार की विधियां होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, वर्ण पद और वाक्य। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि संधि के प्रकार कितने हैं। संधि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार की संधि होती हैं। ये आप अपनी क्लासेज में जान चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि जिनको हम अच संधि कहते हैं, स्वर को हम अच कहते हैं। व्यंजन संधि हल और विसर्ग, ये विसर्ग के चिन्ह हैं। ठीक है, ये विसर्ग के चिन्ह हैं। स्वर संधि अच क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि अ से लेकर च तक जितने भी वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, माहेश्वर सूत्र में हमने जान लिया था अच के बारे में, प्रत्याहार बनाने सीख लिए थे। तो अच प्रत्याहार के अंदर जितने भी स्वर आते हैं, जितने भी वर्ण आते हैं, वे सारे स्वर होते हैं। ठीक है, तो अच संधि अर्थात स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि ह से लेकर ल तक जितने भी वर्ण आते हैं वो व्यंजन संधि उनसे होती है। तो ह से लेकर ल जितने भी होते हैं वो व्यंजन होते हैं, वर्ण। उसके बाद विसर्ग, विसर्ग का आपको यह चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम सबसे पहले लेंगे स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि लेंगे। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं, स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो स्वर संधि की परिभाषा हम संस्कृत में जाने तो स्वराजन्ते स्वराः, स्वराजन्ते स्वराः अर्थात स्व, स्व का मतलब होता है अपना, स्व का मतलब क्या होता है, अपना। राजन्ते अर्थात राज करना, अंते होता है स्वराः, स्वर, जो जिनका अपने ऊपर राज होता है, जो अपने आप के राजा होते हैं। अगर हम साधारण भाषा में बोलें, जो अपने आप के राजा होते हैं वे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्यों, क्योंकि स्वर जो होते हैं वे अपने आप में पूर्ण होते हैं। उनको स्वरों को पूर्ण होने के लिए किसी अलग वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं। मैंने स्वर, व्यंजन, विसर्ग के बारे में, वर्णों के बारे में वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप उसको ओपन करके देखें। ठीक है, तो स्वर राजन्ते स्वरा, जिनका अपने ऊपर राज होता है वे स्वर कहलाते हैं, अर्थात स्वर को किसी पूरा होने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। फिर है स्वर संधि कैसे बनती है, स्वर का स्वर से मेल होना स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, जब दो वर्णों को हम मिलाते हैं तो संधि बनती है। वो 2 वर्ण स्वर होते हैं, दोनों वर्ण स्वर होते हैं। ठीक है, दोनों वर्ण स्वर होते हैं, उनको मिला के जो संधि बनेगी वह स्वर संधि कहलाएगी। जब हम संधि के उदाहरण से जानेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, स्वर का स्वर से मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि के कितने भेद हैं, देखिए संधि के वैसे तो भेद कन्फर्म नहीं है। ठीक है, संधि के भेद कन्फर्म नहीं है कि संधि के कितने भेद हैं, लेकिन जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में स्वर संधि के भेदों के बारे में बताया, वे भेद हमने ले लिए हैं, आपकी परीक्षा के लिए यही काफी है। तो सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि,
पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव, ये संधि स्वर संधि के प्रकार हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव, ये स्वर संधि के प्रकार हैं। अब मैंने इनके सूत्र भी लिख दिए हैं यहाँ पर। कौन कौन से सूत्र? दीर्घ संधि के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में आता है? अकः सवर्णे दीर्घ है, अकः सवर्णे दीर्घ है। गुण संधि आद्गुण है, वृद्धि संधि वृद्धि रेची, यण संधि इको यणची, अयादि संधि एचो अय वायाव है। पर रूप संधि एंगी पर रूपम, पूर्व रूप संधि एंग है पदांतादति, पूर्व रूप एंग है पदांतादति। प्रकृति भाव प्लुतः प्रग्रहायाच नित्यम, प्लुतः प्रग्रहायाच नित्यम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी संधि की जो प्राथमिक डिटेल है वो पूरी हुई। संधि के स्वर संधि के प्रकारों के बारे में हमने जाना। इसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके आराम से निकलते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन और आंसर आप लिखें और रिवीजन करें। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम संधि के स्वर संधि के प्रकारों को डिफाइन करेंगे। धन्यवाद।